बहुत लोग नए साल में नए गोल सेट करते हैं, अपनी लाइफ में बड़ी चीज़ों को हासिल करने की कोशिश करते हैं, पर कुछ दिनों के अंदर ही वो अपनी विल पावर और मोटिवेशन खो देते हैं और वापस सेम रूटीन में चले जाते हैं और उनकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आता है। और सैडली उनमें से ज़्यादातर लोग अपनी पूरी लाइफ ऐसे ही एक मीडियोकर ज़िंदगी जी के निकाल देते हैं। पर उनको अगर सिर्फ ये कुछ लेसन्स पता होते जो आप अभी इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो उनकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो सकती थी। वो सब अचीव कर सकते थे जो वो अपनी लाइफ में चाहते थे। ये बातें जो आप इस वीडियो में जानने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आप पेन और पेपर ले लीजिए और अपकमिंग पॉइंट्स नोट करिए, क्योंकि ऐसा करना आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकती है। और जैसा कि हम यहाँ बिजनेस कल्ट में बिलीव करते हैं, अ शार्प पेंसिल इज़ बेटर देन अ शार्प माइंड। Welcome to Business Cult, where money and ideas matter. If you're new here, make sure to subscribe and press the bell button. Lesson 1. Aggregation of marginal gains. शुरू करते हैं एक स्टोरी के साथ। ये स्टोरी ब्रिटेन की प्रोफेशनल साइकिलिंग टीम की है, टीम स्काई। 2010 में उन्होंने नए टीम कोच के तौर पर डेविड ब्रेल्सफोर्ड को हायर किया। उस समय टीम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं थी। टीम ने 1908 से 2008 मतलब कि पिछले 100 सालों में सिर्फ एक ही गोल्ड मेडल जीता था। उन्होंने टूर दे फ्रांसो कभी भी नहीं जीता था, जो कि एक वर्ल्ड क्लास साइकिलिंग इवेंट था। तो टीम के नए कोच डेविड ब्रेल्सफोर्ड से पूछा गया कि वो कैसे टीम की परफॉर्मेंस को बेहतर करेंगे। तो उन्होंने कहा वो इस स्ट्रैटेजी एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स को यूज़ करेंगे, जिससे उनका मतलब हर चीज़ को सिर्फ 1% इम्प्रूव या बेहतर करने से था, जो भी वो करते। उन्होंने कई चीज़ों से शुरुआत की, जैसे कि उन्होंने साइकिल के टायर्स को बेहतर किया, उनको और लाइटवेट बना दिया, साइकिल की सीट को थोड़ा सा कंफर्टेबल बना दिया। उन्होंने अपने राइडर्स के ऊपर बायो फीडबैक सेंसर लगा दिए, जिससे कि वो उनकी बॉडी परफॉर्मेंस ट्रेनिंग करते समय ट्रैक कर सकते थे। पर उन्होंने कई ऐसी भी चीज़ें की जो किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी, जैसे कि उन्होंने डिफरेंट मसाज जेल्स ट्राई किए, ये जानने के लिए कि चोट में रिकवरी के लिए बेस्ट मसाज जेल कौन सा होगा। उन्होंने राइडर्स को अच्छे से हैंड वॉश करना सिखाया ताकि इन्फेक्शन के रिस्क कम हो जाएं और राइडर्स हेल्दी रहें। उन्होंने डिफरेंट टाइप्स के पिलोज ट्राई किए बेस्ट नाइट स्लीप के लिए, और राइडर्स अपने ही पिलोज होटल्स में भी कैरी करते थे। ब्रेल्सफोर्ड के हिसाब से अगर वो इस स्ट्रैटेजी को अच्छे से इम्प्लीमेंट करें तो वो 5 साल में टूर दे फ्रांसो जीत सकते थे। उनकी प्रेडिक्शन गलत साबित हुई और टीम स्काई 3 साल में ही टूर दे फ्रांसो जीत गई, और पिछले 4 सालों में वो 3 बार और टूर दे फ्रांस जीत चुके हैं। ब्रेल्सफोर्ड की इसी स्ट्रैटेजी की वजह से टीम स्काई ने 2012 के ओलंपिक्स में टोटल मेडल के 70% मेडल्स अकेले हासिल किए हैं। ये वही टीम थी जिसकी 2008 तक बहुत ख़राब परफॉर्मेंस थी, और वो अब वर्ल्ड की टॉप साइकिलिंग टीम्स में आ चुकी थी। तो हम यहाँ से सीख सकते हैं कि बहुत छोटे छोटे एक्शंस जो हमें ट्रिवियल या किसी मतलब के नहीं लगते हैं, अगर उन्हीं को लंबे समय तक प्रैक्टिस किया जाए तो वो कितना बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं, एक मीडियोकर टीम से वर्ल्ड चैम्पियन तक का। अगर आप खुद को भी इसी तरह डेली सिर्फ 1% बेटर बनाते हैं, तो आप खुद सोचिए कि आज से 1 साल बाद आप कितना बेहतर बन जाएंगे। पर ये आप कैसे कर सकते हैं, आगे देखते हैं। लेसन 2. क्रिएट अ सिस्टम एंड क्यूरेट योर एनवायरनमेंट। विल पावर आपको ज़्यादा दूर तक नहीं ले जा सकता। साइकोलॉजिस्ट ने एक स्टडी की थी जिसमें उन्होंने बच्चों को 2 अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया था, और फिर दोनों ग्रुप्स के सामने चॉकलेट कुकीज़ रखी गई। पहले ग्रुप को चॉकलेट कुकीज़ खाने के लिए अलाउ कर दिया गया था, पर सेकेंड ग्रुप को रेजिस्ट करने के लिए कहा गया और चॉकलेट कुकीज़ नहीं खाने दिया गया। फिर दोनों ग्रुप्स को मुश्किल मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिए गए, और पहला ग्रुप जिसने कुकीज़ खा ली थी और उसे विल पावर यूज़ नहीं करनी पड़ी थी, उसने बहुत देर तक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का ट्राई किया, जबकि सेकेंड ग्रुप जिसने कुकीज़ ना खाने में अपनी विल पावर पहले ही यूज़ कर ली थी, वो बहुत जल्दी मुश्किल प्रॉब्लम से फ्रस्ट्रेट होने लगा और हार मान ली। इस एक्सपेरिमेंट से साइकोलॉजिस्ट ने कंक्लूजन निकाला
कि विल पावर कोई अनलिमिटेड या कभी ना खत्म होने वाला रिसोर्स की तरह नहीं है, बल्कि एक लिमिटेड रिजर्व की तरह है जो एक सर्टेन लिमिट तक ही यूज किया जा सकता है और फिर खत्म होने लगता है। इसका मतलब आप दिन भर के सारे मुश्किल टास्क सिर्फ अपनी विल पावर से नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको एक सिस्टम बनाने पर ध्यान देना होगा जहां आपको हर काम करने के लिए बार बार डिसीजन ना लेना पड़े। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपको रीडिंग हैबिट अपनानी है, या तो आप रोज रोज कॉन्शियसली डिसीजन लें कि आज कौन सी बुक रीड करनी है, कब करनी है, करनी भी है या नहीं करनी है, जिसमें बहुत मेहनत और विल पावर की ज़रूरत पड़ेगी। या आप एक सिस्टम बनाने पर काम कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने बेड के पास एक टेबल पर 5 से 6 बुक्स रख सकते हैं जिन्हें आप रीड करना चाहते हैं, और अपने फ़ोन को अपने बेड से दूर रख सकते हैं। अब आपके पास हैं तो सिर्फ बुक्स, और आप उनमें से कोई भी बुक रोज़ रात में सोने से पहले पढ़ सकते हैं। अब आपने ऐसा एनवायरनमेंट बना लिया है जो रीडिंग को प्रमोट कर रहा है, और आपको रीडिंग करने के लिए खुद कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है, जिससे सिर्फ डिसीजन फटीग ही नहीं कम हुआ, पर आपके लगभग डेली किताब पढ़ने के चांसेस भी बहुत हाई हो गए। इसका मतलब ये है कि आपको विल पावर नहीं, बल्कि एक ऐसे सिस्टम और एनवायरनमेंट बनाने पर ध्यान देना है जहां काम अपने आप एफर्टलेसली हो। लेसन 3, क्वेश्चन द वेरी फाउंडेशन। कई बार आपने देखा होगा कि एक ऐसा इंसान जिसे कुछ समय पहले तक कोई जानता भी नहीं रहता, वो एक नई इंडस्ट्री में आता है और उसे रिवॉल्यूशनाइज करके रख देता है। वो कुछ ऐसा कर देता है जिससे उस इंडस्ट्री में सब कुछ बदल जाता है, और ऐसा पहले किसी ने कभी सोचा तक नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए हम इलॉन मस्क को ही ले सकते हैं। कार इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिक कार टेस्ला से बहुत पहले ही आ गई थी, पर कोई इस बात को बिलीव करने को तैयार नहीं था कि वो डीजल और पेट्रोल कार को रिप्लेस कर सकती है। पर इलॉन मस्क ने इस चीज़ को क्वेश्चन किया और सबसे पहले रियलाइज़ किया कि इलेक्ट्रिक कार्स को डीजल या पेट्रोल कार की तरह ही एक बड़े पैमाने पर मासेस के लिए यूज़ किया जा सकता है। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि टेस्ला के स्टॉक्स दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनी टोयोटा को भी ओवरटेक कर गए, और आज टेस्ला सबसे वैल्यूएबल कार कंपनी है। पर इलॉन मस्क ऐसा क्यों कर पाए? क्योंकि इलॉन मस्क ने एकदम फाउंडेशन पर सवाल खड़े किए थे। इसका एक और एग्जाम्पल हम गूगल, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी टॉप कंपनीज की हायरिंग पॉलिसीज़ में भी देख सकते हैं, जहां ज़्यादातर कंपनी सिर्फ डिग्री होल्डर्स को ही जॉब देती हैं। वहीं इन टॉप कंपनीज ने एजुकेशन सिस्टम और कॉलेजेस की फाउंडेशन पर सवाल उठाया कि क्या कॉलेज डिग्रीज काम करने के लिए सही में इतना ज़रूरी है, और फिर इन्होंने अपनी हायरिंग पॉलिसीज से डिग्री को ऑप्शनल बना दिया। पर इस प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने के लिए इस सेंचुरी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्रिप्टो करेंसीज हैं, जो आज पूरे बैंकिंग सेक्टर के लिए सबसे बड़ा खतरा है। 2008 में अमेरिका से शुरू हुआ रिसेशन का असर जब पूरी दुनिया पर होने लगा, तब करोड़ों लोगों ने अपनी जॉब्स खो दी, और अमेरिका की सबसे बड़ी बैंक लेमन ब्रदर्स बैंकरप्ट या दिवालिया हो चुकी थी। तब कई लोगों का पूरा बैंकिंग सिस्टम से भरोसा उठ चुका था। तब किसी ने सवाल उठाया कि क्या दुनिया में दो लोगों के बीच में ट्रांजैक्शन होने के लिए किसी तीसरी पार्टी या मिडिलमैन, जिसका रोल अभी बैंक निभा रही थी, होना ज़रूरी है? और तब संतोशी नाकामोटो नाम के एक इंसान या एक ग्रुप ने एक क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन बनाई, जिससे दो लोगों के बीच में डायरेक्ट ट्रांजैक्शन हो सकती है और किसी तीसरी पार्टी जैसे बैंक या गवर्नमेंट की कोई भी भूमिका नहीं रहती। तो अगर किसी को भी किसी भी इंडस्ट्री में डिसरप्शन करना है तो उसे फाउंडेशंस पे सवाल करने ही होंगे। कई लोग इसे जाहिर है डिस्करेज करेंगे, क्योंकि इससे कई बड़े लोगों का नुकसान हो सकता है, तो कई बार पूरी की पूरी इंडस्ट्री खत्म हो सकती है। लेसन 4, लर्न और डाई। आज दुनिया जिस रफ्तार से बदल रही है, इतनी तेजी से ऐसा पास्ट में कभी नहीं हुआ। सिर्फ 20 साल पहले एक मोबाइल फ़ोन ओन करना लग्जरी थी, और आज लगभग पूरी दुनिया में सबके पास मोबाइल फ़ोन है। अनइंटरप्टेड वीडियो कॉल्स, सेल्फ ड्राइविंग इलेक्ट्रिक कार्स, नए नए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हमारे लिए नॉर्मल होते जा रहे हैं। ऐसे में ज़्यादातर लोग इतनी तेज़ बदलाव को अपना नहीं पा रहे हैं।
कई ऐसी स्किल्स हैं जिनकी आज से कुछ साल बाद ज़रूरत ही नहीं रहेगी, जैसे कैब ड्राइवर्स, ट्रक ड्राइवर्स, अकाउंटेंट्स, इंश्योरेंस एजेंट्स, ट्रैवल एजेंट्स और कैशियर की जॉब तो अभी ही कई चाइनीज़ ऑटोमेटेड डिपार्टमेंट स्टोर्स में जा चुकी है। पर जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद से ही सेम है। पिछले 20 सालों में एक चीज़ जो नहीं बदला है वो है हमारा स्कूल और कॉलेजेस का सिलेबस। ऐसी सिचुएशन में बस एक ही रास्ता है और वो है सेल्फ लर्निंग। आपको अपने आप को एजुकेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में लेनी होगी। इसकी शुरुआत आप बुक पढ़ने से कर सकते हैं। एक एवरेज एंटरप्रेन्योर एक हफ्ते में एक बुक पढ़ता है, जहां एक एवरेज पर्सन एक साल में एक बुक पढ़ता है। आपके लिए जो चीज़ अभी सबसे इम्पॉर्टेंट हो उसी से रिलेटेड बुक या बहुत से ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आप सीखने की शुरुआत कर सकते हैं। अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में लेने के लिए आप द एल्केमिस्ट और द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड से शुरुआत कर सकते हैं। ये दोनों बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बोनस लेसन, प्रैक्टिस सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल मतलब आत्मनियंत्रण एक ऐसी स्किल है जो हम सब में होनी चाहिए। आज जहां सारे प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, प्राइम और ना जाने कितने सिर्फ इस कोशिश में लगे हैं कि कैसे आपका ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन ले सकें और आपको एंगेज कर सकें, क्योंकि इसी में उनका प्रॉफिट है। एक बार स्टैनफोर्ड के एक प्रोफेसर ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जिसमें उन्होंने कुछ बच्चों को एक एक मार्शमैलो टॉफ़ी दे के कहा कि वो इस टॉफ़ी को या तो अभी खा सकते हैं या 15 मिनट के बाद। अगर वो ये टॉफ़ी 15 मिनट के बाद खाते हैं तो उन्हें एक और टॉफ़ी मिल जाएगी। फिर कुछ बच्चों ने टॉफ़ी तुरंत खा ली और कुछ बच्चों ने 15 मिनट तक रेसिस्ट कर लिया। ये रिसर्च कई सालों तक चली और बाद में पाया गया कि जिन बच्चों ने सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस करके 15 मिनट तक रेसिस्ट कर लिया था वो बड़े होने के बाद भी अपनी लाइफ के दूसरे एरियाज में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल थे उन बच्चों के मुकाबले जिन्होंने टॉफ़ीज़ तुरंत खा ली थी। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये देखने को मिलता है कि सेल्फ कंट्रोल कितना ज़रूरी है। हम उम्मीद करते हैं कि ये सारे लाइफ लेसन्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहे हों और इससे आप फुल वैल्यू निकाल सकें इसको इम्प्लीमेंट करके। बिजनेस कर्ड कम्युनिटी की तरफ से आपको अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस ईयर अहेड।